सबको नमस्कार। मैं श्रीप्रिया लेफ्टिनेंट स्टेला मैम के साथ आपका स्वागत करती हूँ हमारे फाउंडेशन कोर्स इन पैलिएटिव नर्सिंग में। आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स की दूसरी बात देखेंगे और हमारे आज के फैकल्टी हैं श्री सुदीप रुद्रपौर जो अभी हाजिर है। तो बाकी सेशन के लिए मैं स्टेला मैम को हैंड ओवर करती हूँ। मैम, ओवर टू यू। या थैंक यू भैया। सो आप लोगों को सुदीप को तो परिचय करने का जरूरत तो नहीं है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग सुदीप बहुत सारा क्लासेस ले लिया आप लोगों के लिए। क्लास सेशन शुरू होने से पहले आई वुड लाइक टू से समथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द ऑल द पार्टिसिपेंट्स, और जो भी पार्टिसिपेंट्स हर क्लास के लिए सेशंस के लिए अटेंड किया उनके लिए मैं बताऊंगा बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात यह है कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं भेज रहे करके एक कंप्लेंट मिला है, क्योंकि आप लोग जब तक एक प्रेजेंटेशन नहीं भेजेंगे आप लोग कैसे सीखेंगे। जो भी प्रेजेंटेशन आप पेशेंट के बारे में लिखेंगे उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो इसलिए आप लोग, मुझे मालूम है जो भी आसाम साइड का है, मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड का, उन लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम्स है वहां पर। मतलब अभी फ्लड्स वगैरह हो गया ना, उसका बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, मुझे मालूम है उसके बारे में। लेकिन उसके अलावा भी लोगों है जो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, और उन लोगों का कम से कम थोड़ा सा तो तैयारी करो। एक प्रेजेंटेशन आप लोग भेजो, ये नहीं कि एक ही जन भेजेगा कि क्यों हम लोग भेजा, ऐसे नहीं है, किसी को भी भेज सकता है। स्पेशली एज आई सेड नॉर्थ ईस्ट में बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए उन लोगों का नेटवर्किंग सबका प्रॉब्लम चल रहा है। तो दूसरा लोग भी उसके लिए उन लोग भेज सकता है बना के, ठीक है। तो आज तो देखो, आज जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसमें कोई क्या बोलना है, प्रेजेंटेशन किसी ने दिया नहीं है। तो जस्ट क्लास लेने से ऐसे नहीं होता है, कई प्रेजेंटेशन रहने से कुछ तो सीखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे का सेशंस में ये ध्यान रखना है, जो भी आज का ग्रुप में है, आज पार्टिसिपेंट्स है, प्लीज आप लोग अपना असाइनमेंट्स रेडी करके भेजना है, ठीक है। ओके, सो ओवर टू सुदीप। सुदीप। हाँ मैम। अच्छा सुदीप शुरू कर लो, ठीक है। ओके, वेलकम यू सुदीप। ओके, थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून सब लोगों को। फिर से बहुत दिन के बाद मिला सब लोगों से। सो मैम ने जैसे बोला कि बेसिकली इको जो प्लेटफॉर्म होता है, तो ये जो कोर्स वो इको प्लेटफॉर्म में इसलिए रखा गया है ताकि हर एक सेशन के बाद एक केस प्रेजेंटेशन हो। केस प्रेजेंटेशन जब तक नहीं होता है ना, हम लोग जितना भी ट्रेनिंग, मतलब जितना भी एमएससी पीएचडी जितना भी हो जाए, जब तक हम पेशेंट के साथ इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हमारा वो जो लर्निंग है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो विदाउट केस वो अधूरा रह जाता है, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग जितना भी कुछ भी कोई भी मतलब कोर्स करते हैं, तो उसका अल्टीमेट एक ही मतलब होता है कि आगे चल के हम हमारे पेशेंट में वो चीज इम्प्लीमेंट करेंगे एक अच्छा आउटकम पाने के लिए, ठीक है। सो सब लोगों से वही रिक्वेस्ट दोबारा कि आप लोग प्रेजेंटेशन के लिए केस भेजते रहो, हैं। और दूसरा और एक चीज कि आज के सेशन में जो एक टॉपिक है वो है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। मेरे ख्याल से जो अभी तक जितना भी कोई भी हॉस्पिटल में आप लोग काम कर रहे हो वहां पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाला पेशेंट आता ही है। तो आज से सेशन को मुझे सबसे आंसर चाहिए एक्चुअली। एंड सेकंड बात, आप लोग सब एक बार अपना वीडियो ऑन करके रखो ताकि पता चले कि आप लोग एटलीस्ट सुन रहे हो। एंड एडल्ट लर्निंग है ये, छोटा बच्चे के जैसा नहीं है कि सब लोग आपको सिर्फ इम्पोज करते जाए। आप लोग खुद से सीखने के लिए आए हो, तो इट्स लाइक एडल्ट लर्निंग। तो वो चीज होना चाहिए कि आप खुद से उतना चीज दिखाओ, कि उतना जुनून दिखाओ कि हाँ मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे सीखना है, तो आप केसेस लेके आओ। ओके, बिना टाइम वेस्ट किया हुए मुझे अभी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है। ओके, सो आज हम लोग बात करेंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से बारे में। सो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, सडनली ट्रैफिक जाम हो गया और हम जा नहीं पाए, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन है। तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी रुकावट
जब हमारे इंटेस्टाइन में होता है उसको बोला जाता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वो कभी कभी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है, कभी कभी लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकता है, कभी कभी कंबाइनली दोनों जगह में हो सकता है। तो वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाता है। अब छोटा सा क्लासिफिकेशन उन लोगों को बहुत सारे छोटे छोटे क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं जो छोटे छोटे क्लासिफिकेशन है उसको मैं और एक बार आप लोगों को समझाना चाहूंगा। एक है डायनामिक एंड एडायनामिक। डायनामिक मतलब ये होता है कि मतलब एक इवेंटफुली वो कॉन्स्ट्रिक्ट होके है। इंटेस्टाइन जो वो एक पाइप के जैसा है और उसमें अचानक से वो रुकावट आ गया और अचानक से वो छोटा हो गया और इसके बाद हर जगह में ऐसा ऐसा करके वो एक वेब स्टाइल में वो छोटा हो गया, तो वो डायनामिक होता है। एडायनामिक क्या होता है, मैं भी उस जगह में, हाँ वो बेसिकली डायनामिक होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का, मतलब ज्यादा होना और कम होना उसके बीच में अगर बैलेंसिंग नहीं है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक बार हुआ था और इसके बाद दोबारा उस जगह में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट थोड़ा कम हो रहा है, तो जिसका वजह से वो मस्कुलर जो मूवमेंट है वो और नहीं हो पा रहा है, तो उसमें डायनामिक है। एडायनामिक क्या होता है कि बेसिकली उस जिस जगह में स्पाज्म हुआ है, मतलब इंटेस्टाइन छोटा हो गया है, वहां का जो नर्व फाइबर है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, जिसका वजह से वो और दोबारा अपने जगह में नहीं जा सकता है, तो वो डायनामिक एडायनामिक। स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, एक्यूट में भी सडन ऑनसेट। क्रॉनिक मतलब उस पेशेंट में बहुत दिन से वो चीज होते जा रहा है, पहले पार्शियल था और अभी धीरे धीरे वो फुल ऑब्स्ट्रक्शन होने लग गया। एक्यूट ऑन क्रोनिक, तो हाँ पिछले बहुत दिन से वो हो रहा था बट अभी सडनली वो ज्यादा हो गया। सिंपल मतलब, हाँ सिंपल बेसिकली वो सॉलिड फूड के वजह से भी हो सकता है, मतलब सिर्फ ऐसे इवेंटफुली तो है इंटेस्टाइन बट एक पर्टिकुलर जगह में थोड़ा सा छोटा है, तो वो सिंपल है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अगर पेशेंट ज्यादा अच्छी तरह से सेमी सॉलिड टाइप और लिक्विड टाइप डाइट लेता है तो उसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्ट्रेंगुलेटेड मतलब क्या होता है, एब्डोमिनल वॉल को हार्निएशन जैसे होता है, तो एब्डोमिनल वॉल है ऐसा और उसके ऊपर से इंटेस्टाइन ऐसा जाके एकदम पूरा यू टाइप का होके फिर हार्निएशन होके वो ब्लॉक हो गया, अब वो एकदम इतना पैक्ट हो गया वो हिल नहीं पा रहा है, तो ऊपर से हार्निएशन हो गया और वो इंटेस्टाइन दोनों तरफ से ब्लॉक्ड हो गया, तो वो बोलता है स्ट्रेंगुलेटेड। और क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन, क्लोज्ड लूप मतलब वो तो हार्निएशन के वजह से हुआ, जैसे एब्डोमिनल वॉल से वो और फिर मतलब पेरिटोनियम से थोड़ा बाहर निकाल के वो स्ट्रेंगुलेटेड हो गया। अगर वो पेरिटोनियम से बाहर भी नहीं निकला बट अंदर ही अंदर वो इतना मतलब मोल्ड हो गया जिसका वजह से क्लोज्ड हो गया लूप एक दूसरे से, तो वो क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शंस होता है। अब मेन क्लासिफिकेशन देखा जाए तो डायनामिक मतलब व्हेयर पेरिस्टाल्टिस इज वर्किंग अगेंस्ट अ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, तो बेसिकली वो ऑब्स्ट्रक्शन है बट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक बार हुआ था फिर होके एक जगह में आके किसी एक कारणों की वजह से वो हो नहीं पाया, तो नेक्स्ट पेरिस्टाल्टिक जो आता है उसको फिर से ठीक कर लेता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन के अगेंस्ट काम करता है, ऑब्स्ट्रक्शन होने नहीं देता है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसको मतलब चला के लेके जाता है। एडायनामिक मतलब कभी कभी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एब्सेंट रहता है और या तो फिर न्यूरोमस्कुलर फेलियर के वजह से वहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो नहीं पाता है, तो मसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होके रह जाता है जिसका वजह से वहां पे ब्लॉकेज और ऑब्स्ट्रक्शन देखा जाता है। अब मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में दो चीज है, एक है फिजियोलॉजिकल रिलेटेड है और फिजिकल ब्लॉकेज, और एक है कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी पार्शियल, किस लिए पार्शियल होता है एंड फुल्ली किस लिए होता है। अब
ऐसा एक तो है कि कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम, मे भी किसी पेशेंट में कॉन्जेनिटल डिजीज है और फिर उसका फॉर्मेशन ही अच्छी तरह से नहीं हुआ, या तो फिर ट्यूमर के वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो फिजिकल ब्लॉकेज है ड्यू टू द मालफॉर्मेशन। समटाइम्स और कभी कभी क्या होता है एक्स्ट्रा मोलर मतलब एधेशन के वजह से, कभी कभी जो इंटेस्टाइन वो पाइप है ना, ये चपटा होके एक दूसरे के साथ वॉल लग जाता है ऐसा करके, तो उसके वजह से भी हो सकता है। फिर कभी कभी कैसा होता है स्टोन और मेकोनियम बच्चों में देखा जाता है, हाँ स्टोन और मेकोनियम, और मे भी फॉरेन बॉडी निकाल लिया था उसका वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और मे बी वर्म इन्फेस्टेशन के टाइम में भी बिकॉज ऑफ वन वर्म इन्फेस्टेशन पेशेंट में वो लूमेन ऑब्स्ट्रक्शन होता है। कभी कभी अगर देखा जाता है कि पार्शियल ब्लॉकेज किस लिए हो सकता है, मे बी सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से, कभी कभी वो क्लोज्ड लूप रिलेटेड, वो एक लूप तो है वो ऑलरेडी इंटेस्टाइन इतना मतलब वेब स्टाइल में है, तो एक वेब दूसरा वेब से कनेक्ट होके वो मतलब पैक्ट हो गया एक दूसरे से, और फिर भी कभी कभी स्ट्रेंगुलेशन ऑब्स्ट्रक्शन, स्ट्रेंगुलर जैसे मैंने बोला कि हर्निएशन होके थोड़ा सा इंटेस्टाइन का पार्ट ऐसा यू होके निकल जाता है, तो एकदम पूरा इस तरफ नेक में इतना टाई होके वो हर्निएशन मतलब हर्निया का जो पार्ट है, वो जो होल है वो इतना पैक्ट हो जाता है कि वो फिर से मतलब अपना नॉर्मल वाला सिचुएशन में नहीं आ सकता है, उसको बोला जाता है मैकेनिकल। अब बेसिस ऑफ नेचर, उन लोगों का जो ऑब्स्ट्रक्शन का नेचर है उसके ऊपर बेसिस करके क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो उसमें एक्यूट, क्रॉनिक, एक्यूट ऑन क्रॉनिक और सब एक्यूट, वो सब चीज देखा जाता है। अब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का अगर कॉजेस देखा जाए, डिफरेंट रिसर्च स्टडी, बहुत सारे रिसर्च स्टडी बहुत सारे परसेंटेज दिया है, बट जो मेनली WHO ने दिया है तो वो है बेसिकली एधेशन के वजह से 40% पेशेंट में जितना भी मतलब ऑब्स्ट्रक्शन वाला पेशेंट को स्टडी किया तो इनमें से 40% एडिशंस के वजह से हो सकता है, 50% देखा जाता है ट्यूमर्स के वजह से होने में, 15% देखा जाता है कोई भी इन्फ्लामेशंस के वजह से, क्योंकि इन्फ्लाम्ड होके उसका जो वॉल है वो स्वेलिंग हो जाता है, स्वेलिंग होके वो ब्लॉक करते हैं। फिर ऑब्स्ट्रक्टेड हार्निया, तो जैसे मैंने बोला कि वो वहां पे कोई हार्निएशन हुआ एंड हार्निएशन होके वो इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर रहे हैं। फिर इंटरलुमिनल और मिसेलेनियस कुल मिला के 18%। अब अगर क्लिनिकल फीचर्स देखा जाए कि हमको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है और उसमें सिम्टम्स क्या होता है, पेशेंट क्या प्रेजेंट करता है, तो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा ब्लॉक हुआ है, लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, जितना सीवियर ब्लॉकेज है उसके हिसाब से उनको सिम्टम्स दिखा जाएगा। तो बेसिकली अगर वो इसोफेजियल एरिया में है, समझ लो कि इसोफेजियल से स्टोमक तक उसके बीच में अगर होगा तो बेसिकली पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वो सब नहीं दिखाई देगा। सबसे पहले जो पेशेंट को दिखाई देगा कि पेशेंट कुछ भी लेता है तो उसके बाद पेशेंट को वॉमिटिंग होगा, मे बी लिक्विड लेने से भी उसका वॉमिटिंग हो सकता है, सेमी सॉलिड फूड लेने से भी उसको वॉमिटिंग, क्योंकि वो अपर जीआई रिलेटेड है, लोअर जीआई रिलेटेड नहीं है, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वो सब रिलेटेड कंप्लेन मे बी लेटर स्टेज में आ सकता है, बट प्राइमरीली वहां पे सिम्टम्स दिखाई देगा कि नोजिया एंड वॉमिटिंग आएगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग टाइप का चीज। अगर वो इसोफेजियल से गैस्ट्रिक आउटलेट मतलब स्टोमक का आउटलेट तक, जैसे पाइलोरिक स्टेनोसिस वगैरह होता है, पाइलोरम क्या होता है, हमारा स्टोमक का जो आउटलेट है उसको पाइलोरम बोलते हैं। अगर वहां पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, अब खाना तो सब स्टोमक में चला गया, फिर स्टोमक ने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट करता है वो खाने को कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट 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 भेजने के लिए,
अब जो नेक्स्ट करेगा वो रास्ता में रुकावट है, तो वो क्या करेगा, स्टोमक तो ऑलरेडी प्रेशर दे रहा है उसको फॉरवर्ड करने के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से, तो वो क्या करता है, वो वोमिटिंग होके प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग के रूप से वो बाहर निकल के आते हैं, उसको बोलता है वो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन और मे बी पाइलोरिक स्टेनोसिस रिलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन बोला जाता है। अब वो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो पेशेंट क्या करते हैं, तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, आप लोगों ने अगर जीआई ट्रैक्ट का फोटो, मेरे हिसाब से आप लोगों को सबको, छोटे बच्चों को भी पता होगा कि जीआई ट्रैक्ट कैसा होता है, तो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन बीच में रहता है, तो मतलब अगर कोई पेशेंट एब्डोमिनल सेंट्रली एब्डोमिनल पेन बोलता है, मतलब पेट का बीचों बीच पेन हो रहा है, तो वो उसका एक ही मतलब होता है कि मे बी द पेशेंट डेवलप कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। अब उसमें क्या होता है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता है, इधर से लार्ज इंटेस्टाइन और इधर से आपका स्टोमक इसोफेगस एक बहुत बड़ा लाइन, तो मतलब वो बीचों बीच है, तो उसमें ना दोनों सिम्टम्स बराबर का दिखाई देता है, उसमें मतलब नोजिया वोमिटिंग भी दिखाई देगा और इसमें वो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों में से कोई एक, बेसिकली कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। ओके, सो वो दोनों सिम्टम्स बराबर का देखने को मिलेगा। अगर वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है तो क्या है, तो लार्ज इंटेस्टाइन मतलब वो बहुत सारा रास्ता ऑलरेडी क्रॉस करके आ चुका है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वो सब फ्लूइड जो भी फिसास है उसमें से वो फ्लूइड जो है वो उसको रीअब्सॉर्ब कर लेता है, तो मैक्सिमम पेशेंट में सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री आएगा एंड फॉलोड बाय कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग आएगा। तो वो है क्लिनिकल फीचर स्टेज वाइज। अब अगर मैनेजमेंट देखा जाए, मैनेजमेंट वो अगर बहुत सीवियरली अगर मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बेसिकली पेशेंट को हाँ, तो पेशेंट को स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड विथ लिक्विड, तो पेशेंट को सॉलिड खाना देने के लिए नहीं बोला जाता है, मे बी पेशेंट अगर खाना चाहता है तो पेशेंट वहां पे लिक्विड टाइप का कुछ चीजें ले सकता है, मे बी बहुत ही थोड़ा सा ले सकता है अगर वो कंफर्टेबल फील करे तो। एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होता है वो जैसे कि थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, वो सब चीज अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो वहां पे जाके गैस फॉर्मेशन करता है। एंड नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इमीडिएटली इंसर्ट करना चाहिए, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब में से वो क्या करता है, एस्पिरेट करेंगे, हाँ, वो एस्पिरेट करके उसमें जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकाल देंगे, तो जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है वो कम हो जाएगा। एंड ड्रग थेरापी उसमें क्या होता है, जो अपर जीआई के रिलेटेड है उसमें मेट्रोक्लोप्रामाइड, तो वो बेसिकली दिया जाता है कि सिंपलर फॉर्म में, जब ऑब्स्ट्रक्शन इतना ज्यादा नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन बहुत कम है, अगर वो ज्यादा हो गया पेशेंट में तो क्या करेंगे, तो उसमें रेस्टिंग द जीआई ट्रैक कैन बी यूजफुल, तो उसमें क्या होता है, राइस ट्यूब डाल के 4-5 दिन के लिए एनपीयू करके रख देता है, तो उसमें जीआई ट्रैक को पूरा रेस्ट देता है, तो जीआई ट्रैक को रेस्ट देने के बाद तो जीआई ट्रैक में भी बिकॉज ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो जगह, वो जहां में कॉन्स्ट्रिक्शन होके वो ब्लॉक हो गया, वो ब्लॉक खोल देंगे, और वो सोच के उसमें एनपीयू रखा जाता है थोड़ा टाइम के लिए। एंड पेशेंट को लॉट्स ऑफ वाटर पीने के लिए बोला जाता है, सॉरी, पेशेंट को लॉट्स ऑफ वाटर पीने के लिए तभी बोला जाता है जब लगेगा कि वो लार्ज इंटेस्टाइन में है, बिकॉज ऑफ द स्टूल, मतलब फिसस जो है वो कॉन्स्टिपेटेड होने के बाद वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसके लिए पेशेंट को लॉट्स ऑफ वाटर पीने के लिए दिया जाता है। मगर रिसेंटली एक स्टडी वहां पे पब्लिश्ड हुआ है, उसमें देखा गया कि बेसिकली जो हायोसीमैक्स, शायद आप लोगों को पता होगा, बास्कोपेन इंजेक्शन सबको पता है, तो उसमें उसके अंदर रहता है हायोसिनोबोथाब्रोमाइड, हायोसिमैक्स प्लस
सेरेनेस इंजेक्शन का कॉम्बिनेशन में एक डोज दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, हाइसिमैक्स जो है वो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है, तो उसमें वो ब्लॉकेज जो है वो ओपन होने का चांसेस रहता है। और पेशेंट को जो वोमिटिंग टेंडेंसी है उसको रेगुलेट करता है वो सेरेनेस, तो पेशेंट का वोमिटिंग भी कम हो जाएगा, इधर से पेशेंट का मैकेनिकल जो ब्लॉकेज है वो भी खुलेगा। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव है। बट अगर पेलिएटिव केयर में इस तरीके का पेशेंट मिलता है तो उसमें वो ब्लॉकेज ओपन होने का चांसेस थोड़ा कम रहता है, तो उसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ ही मैक्सिमम रिकमेंडेड होता है। एंड पेशेंट को एनपीयू रख के और पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट ही देने का मतलब दिया जाता है। उसमें नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर देखा जाए तो सपोर्ट द फैमिली एंड द पेशेंट, तो पेशेंट एंड फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट एक बहुत कठिनाई से वो पार क्या होता है, मतलब गया होता है, मतलब गुजर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उसको सपोर्ट चाहिए। एज वेल एज पेशेंट के साथ पेशेंट का फैमिली मेंबर्स, वो लोग भी बहुत टेंशन में होता है। अरे ठीक है, डिजीज तो बीमार है, उसके साथ साथ आप तो वो खा भी नहीं पा रहे, तो उसका क्या होगा। तो इसलिए वो फैमिली मेंबर्स को भी सपोर्ट चाहिए। एंड सीवियरिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन के मतलब जितना वो ऑब्स्ट्रक्शन कितना सीवियर है, बहुत है या सिंपल है या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, उसके ऊपर डिपेंड करके जो नर्सेस का जो प्लान है वो हिसाब से दिया जाता है। जैसे कि पार्शियल होने से वो पेशेंट को थोड़ा लिक्विड, सॉलिड फूड खाने के लिए मना किया जाता है, लिक्विड फूड पेशेंट को दिया जाता है, ताकि उसका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो मतलब इंटेक्ट रहे। अगर वो फुल्ली और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें बेसिकली एनपीओई रखा जाता है, एंड राइल्स ट्यूब डाल के पेशेंट का जो भी इनडाइजेस्टेड फूड है उसको एस्पिरेट करने के लिए कोशिश किया जाता है, ताकि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जो है उसको रिलीव किया जाए। अभी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। डॉक्टर शिप्रा, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्न विद डॉक्टर शिप्रा पर। आज का हमारा टॉपिक है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। सुनाई दे रही क्या करना चाहिए उसके बारे में एक वीडियो। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। मैं हाँ, किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं है क्या? अच्छा ये बताओ, कितना लोगों ने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस देखा है अपना इतना साल का एक्सपीरियंस में? पार्टिसिपेंट्स, कितना लोगों ने देखा है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन? प्रिया रंजन, नीलम कुमारी, शिरिंदास, जयंती, अंजलि, अनुबाला नहीं है क्या आज? शिरिंदास, अच्छा शिरिंदास सब ज्वाइन कर लिया आज। मेरे पास अच्छा फोटोज नहीं मिल रहा था, जिसका वजह से मैंने वो वीडियो रखा ताकि एटलीस्ट समझ में आएगा कि कौन सा ऑब्स्ट्रक्शन कैसा है। या सब लोग यस यस बोलने से नहीं होता, मैं बस ये क्वेश्चन पूछा। आप लोगों ने कभी देखा है कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट्स को? देखा है मैम मैं। अच्छा नीवा, हाँ देखा है। तो पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम था नीवा? उसका पेट बहुत फूला था जी हाँ, अच्छी और बात। उसको एनपीओ रखा था मैम, और उसका एनजी है वो एस्पिरेशन क्या है
पेशेंट को और आईवी फ्लूइड दिया है। फिर उसके बाद कुछ किया था पेशेंट को? पेशेंट को उल्टी वह रहा था? हाँ मैम, पेशेंट का उल्टी कुछ खाने से ही उल्टी होता है, इसलिए हम जी हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली क्या डायग्नोसिस था पेशेंट को? एक्चुअली क्या बीमार था पेशेंट? पेशेंट को सीए एसोफेगस था। हाँ, ECO एसोफेगस था। अच्छा ठीक है, गुड गुड। तो आपने देखा है, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो पेशेंट को कुछ मालूम है? जितना आपको जानकारी है इतना बता दो निवा। उसका बाद तो उसको 3 दिन में उसको ये रखा है, एनपीओ रखने का बाद पेशेंट बहुत सीरियस हो गया था और पेशेंट को आईसीयू में रखा है, बाद में तो पता नहीं है मैम। क्या हुआ अगर? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ देखा अभी, थैंक यू निवा। देखा निवा ने ऐसे एक केस देखा था, लेकिन हाँ ICU शिफ्ट होने के बाद निवा को मालूम नहीं वो पेशेंट को क्या हुआ था क्या। अच्छी बात है। सो वो भी वो अपर GI ऑब्स्ट्रक्शन था, क्योंकि इसी ईसोफेगस है ना, तो ईसोफेगस का ऑब्स्ट्रक्शन था पेशेंट को। हम और लोग का कोई? यस शीला, हाँ मैम। शीला कुरी बोलो। मैम रेक्टम पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्शन होता है मैम। ये Okay. रेक्टम पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्शन लेके आता है, तो रेक्टल उसमें तो हम कैंसर लोग में है ना? हाँ हम्म। कैंसर में। इसके बाद आप लोग क्या करते हो? मतलब उस पेशेंट के साथ क्या किया जाता है? मैनेजमेंट क्या है? राइट ट्यूब डाल मैम राइट उसका ट्यूब डाल के एक्सप्रेस लेप्रोटोमी किया जाता है। अच्छा लेप्रोटोमी किया था। लेप्रोटोमी। ये कहाँ पर है? निशा एंड सरिका, आप ये कहाँ से हो? कौन सी जगह में है? सर मैम बिहार समस्तीपुर अच्छा, डिस्ट्रिक्ट। बिहार में। अच्छा अच्छा ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा उसके बाद लेप्रोटोमी किया हुआ था, फिर पेशेंट कैसे था? पेशेंट को ठीक हुआ? क्या हुआ था फिर पेशेंट को? मैम लेप्रोटोमी के आफ्टर लेप्रोटोमी पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में एडमिट होने के बाद उसमें वो बेग लगाया जाता है, कोलोस्टोमी बेग। अच्छा फिर हाँ हाँ। तो तो फिर उसके बाद वो तो हम अच्छा, इसके बाद बताओ बताओ। मैम मेरा ज्यादा दिन देर ड्यूटी नहीं पड़ा है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ही मतलब ड्यूटी किए हैं तो उस टाइम देखे थे। अच्छा उसमें देखा था। हाँ शायद पेशेंट को इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, कोलन में कहीं कैंसर हो गया होगा, जैसे कि अभी सुदीप ने आपको बताया था ना, वो ट्विस्ट हो गया होगा इसलिए ब्लॉक हो गया होगा, नहीं तो फीकल मैटर से ब्लॉक हो गया होगा, इसलिए बाद में उन लोगों ने सर्जरी करवा के कोलोस्टोमी किया था। यस ओके गुड गुड गुड। अच्छा निशा और सारिका हाय। यस मैम। अच्छी बात है। मतलब आप लोग ने देखा है, तो सब लोग ने देखा है, लेकिन हिचकिचाता है बताने के लिए। अच्छी बात है। हाँ, फिर नेक्स्ट और कोई? तो देखो अभी जितना भी पार्टिसिपेंट्स है, निशा, सारिका, ये सब, निवा एंड ऑल, सब लोग आप लोग बात कर रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आज बोला है, प्रिया रंजन ने बात नहीं किया, बोल रहे सर एब्डोमेन डिस्टेंशन के बैड एसिडिटी स्टैपिंग होता है, फिर से एब्डोमेन डिस्टेंशन हो जाता है। अच्छा अच्छा, वो तो एसाइटिस है प्रिया, दैट इज एसाइटिस, यानी हाँ पानी भर जाता है, और जितना आप निकालेगा बाद में है ना 2-3 के बाद फिर फिल हो जाता है, वो तो होते अभी, रहता है। हाँ मैम मैं बोलूं एक बार? बोलो 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 बोलो। तो वो एसाइटिस में क्या होता है, एसाइटिस का मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। जैसे कि आप लोग फंगेटिंग वुंड, बाहर में कोई फंगेटिंग वुंड है तो वो वुंड देखना बहुत सा ज्यादा वो एक्सोडेट्स होता है, बहुत सारा वो उससे सिक्रेशन निकल के आप जो भी बैंडेजिंग करते हो वो बैंडेजिंग भीग जाते हैं ना, तो अब वो बाहर है इसलिए वो बाहर भीग जाते हैं। जो जिन लोगों का एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है वो तो और बाहर नहीं निकल सकता है, तो वो एक्युमुलेट होता है। एंड वो जो टिश्यू है जो डैमेज हो रहा है, वो डैमेज होने के बाद वो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू का जो मेम्ब्रेन है, वो सेल का जो मेम्ब्रेन है वो खराब हो जाता है, होने के बाद वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाता है। तो इसीलिए आप जितना भी वो उसको उसको तो टेपिंग किया जाता है ताकि उसको सिम्टोमेटिकली रिलीफ दिया जाए, लेकिन वो जो बीमार है जिसका वजह से वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर बन रहा है, उसका तो कोई मैनेजमेंट नहीं हो रहा है ना, तो जिसका वजह से वो होते ही जाएगा।
आप क्लियर? यस सर। तो प्रिया, so जब तक पेशेंट जिंदा रहेगा, the patient will have this ascites. ओके, जैसे सुदीप ने बताया, हाँ, तो पेशेंट का उस टाइम का सिम्टम, सबसे बड़ी सिम्टम होता है, तकलीफ होता है पेशेंट का, सांस लेना बहुत मुश्किल होता है और दर्द रहता है, ठीक है, चलना मिलना कुछ नहीं, सांस लेना तकलीफ हो जाता है। तो वही उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टैप करके निकाल देता है। लेकिन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है, जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है पेशेंट के, एक तो बाउल मूवमेंट नहीं रहेगा और ऊपर से पेशेंट वॉमिटिंग करते रहेगा, तो वो सिर्फ वॉमिटिंग के साथ पेशेंट को पेन भी होगा। So उसमें क्या होता है, we have to put a Ryle tube as continuous aspiration रखना पड़ता है, नहीं तो then we have to find out the cause. According to the cause, क्या बोलता है, we have to do the management. जैसे कि अभी निशा और क्या नाम है, निशा और सारिका ने बताया, ठीक है, पेशेंट को तुरंत उन लोगों ने सर्जरी करके कोलोस्टोमी कर दिया। So लेकिन बात इतना है कि पैलिएटिव में क्या होता है, हर टाइम हम लोगों को जब पेशेंट्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है पेशेंट बहुत लास्ट स्टेज में आ जाता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करके, तो वो पेशेंट को सर्जरी करके कोई फायदा नहीं है इन द सेंस, सर्जरी करने के बाद भी पेशेंट तो रहने वाला नहीं है। तो वहां पर हम लोग को थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव सोचना पड़ता है, पेशेंट को दर्द का कम करने के लिए कोई इंजेक्शन देना पड़ता है, राइल ट्यूब डाल के वो कंटिन्यूस ड्रेनेज कर लेता है, क्योंकि वैसे पेशेंट का हालत बहुत सीरियस होगा, है ना, साथ में कैसे हम लोग सर्जरी कर सकता है पेशेंट को, शायद कभी शायद सर्जरी में पेशेंट स्टेबल में पड़ जाएगा, तो वो पेशेंट को सब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करके, और फैमिली को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फैमिली को एक्सप्लेन करना पड़ता है, फैमिली को बोलना पड़ता है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि पेशेंट को क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, अकॉर्डिंगली। सुदीप, यहाँ पर है ना बहुत बड़ा बारिश और बहुत हवा चल रहा है, ठीक है, बीच में कहीं भी कहीं कट जाएगा लग रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, बाहर में को दुराई कर रहा है, बहुत पेड़ वगैरह बहुत ये हो रहे हैं यहाँ पर, ओके, तब तक मैं बात करूंगी, ओके। सो ये दो जो डिफरेंस ये है, जो टू डिफरेंस, सो जो भी पेशेंट आपके पास आएगा, कभी कभी सोचो कि पेट फुला हुआ है, सबसे पहले 2-3 क्वेश्चंस जैसे पूछना चाहिए, पेशेंट को बाउल मूवमेंट कितना दिन से नहीं है, फिर पूछना है कि उल्टी, और एक बात याद रखना है, ठीक है, जो भी पेशेंट्स को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कभी कभी उन लोग फीकल मैटर वॉमिट करेगा, दैट इज अनदर बिग प्रॉब्लम, इट्स प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज रियली ना, पेशेंट को खुद है ना सोचना है। मेरे को अभी भी याद है, एक पेशेंट ने उल्टी करके, मग है ना हमारा, मग में उल्टी करके मेरे को दिखाया था, बोला मैडम जी देखो मैं ऐसे कलर को उल्टी कर रहा हूँ, करता है ना, जैसे मैंने उसके पास ऐसे देखा, मेरे को स्मेल भी मिल गया, वो पूरा मैंने मेरे को दिखाई दे रहा था, एंड पेशेंट सी ए कोलन पेशेंट था, लेकिन वो लेट डायग्नोसिस हुआ था पेशेंट को, ठीक है, सिर्फ कैंसर का नहीं है, दूसरा कोई प्रीवियस सर्जरी, जैसे एडिशंस वगैरह बता रहा था ना सुदीप ने, कॉसेस में प्रीवियस जो भी अब्डोमिनल सर्जरी की वजह से क्या होता है, कभी कभी इंटेस्टाइन पूरा है ना, एक तो सिस्ट हो जाता है ना, एडिशंस के वजह से ब्लॉक हो जाता है, उनका इसमें भी यही हम लोग को दिखाई देगा, पेशेंट विल बी हैविंग वॉमिटिंग, पहले तो दे विल से कॉलिक की पेन आ रहे जा रहे, फिर तो उनको पेन शुरू हो जाता है, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, सब वॉमिटिंग करते रहेगा, सो दीज आर सम ऑफ द कंडीशन जहां पर पेशेंट आने के टाइम वी नीड टू आस्क, हम लोग को पूछना चाहिए, पेशेंट का हिस्ट्री प्रॉपरली लेना चाहिए, ओके। प्रिया रंजन, आप कहाँ पर काम करते हो? महावीर कैंसर संस्थान पटना पे आज। कहाँ पर? पटना में? जी। अच्छा, ठीक है। पटना में कौन सा कैंसर सेंटर? महावीर? जी। अच्छा, तो महावीर कैंसर सेंटर। चलो अभी और किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है? आप लोग का एक डॉक्टर है ना, रीता राव, डॉक्टर रीता राव? हाँ, रीता रानी मैम है। रीता राव नहीं, रीता रानी है। तो रीता रानी मैम है। हाँ, पूछ लेना, हाँ, हम दोनों का नाम बोलने से मालूम होगा सर, डॉक्टर रीता रानी को। ओके, सो अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है 2 स्लाइड का, मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ। सर मैं एक क्वेश्चन, या श्योर, कौन है? मैम हाँ बोलिए।
हाँ बोल अंजलि। यहाँ एक पेशेंट आई थी जो उनका सीए ओभारी थी, तो वो पेशेंट के इस केस में भी क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है? हो सकता है। बिकॉज ऑफ द ओवेरियन मास, अगर वो कंप्रेस कर रहा है ना इंटेस्टाइन सर, को, वो तो मे बी दोनों ओभारी फूल गए थे, जैसे हाँ वो पेट बहुत एकदम बड़ा हो। ह्यूज मास दिखाई देगा, एंड बिकॉज ऑफ द हाँ, मास नो वो कंप्रेस करते रहेगा, और जिसका वजह से वो दिखाई दिया ना कि एक्सटर्नली वीडियो में दिखाई था ना इंट्रालोमेन हाँ, एक्स्ट्रालोमेन, तो वो एक एक्स्ट्रालोमेन क्लासिफिकेशन का ये है, ऑब्स्ट्रक्शन है। तो बिकॉज ऑफ द फॉरेन बॉडी, मतलब वो ओवेरी बेसिकली वो जीआई ट्रैक का पार्ट नहीं है, लेकिन वो कंप्रेस कर रहा है, जिसका वजह से वो पास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सर। और किसी का कुछ? ओवरी में भी वो है ट्यूमर, ओवरी ट्यूमर्स में भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, हाँ हाँ ज्यादा का ज्यादा होता है पेशेंट्स को। एडल्ट में तो वो हम लोग ये एब्डोमेन ये होने से, फुला होने से हम लोग ये करता है क्या, एस्पिरेशन करके निकालता है, लेकिन वो जो बच्चा का होता है ना मैम, तब उन लोग का ट्रीटमेंट जब शुरू हो, एएलएल पेशेंट का भी होता है मैम एब्डोमेन डिस्टेंशन, तो उन लोग का तो ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद स्लोली ठीक हो जाता है। वो डिपेंड करता है आपका कॉजेस के ऊपर, ठीक है, किस लिए हुआ है। हेलो, ये ल्यूकीमिया पेशेंट के बारे में बात कर रहा था। हाँ मैम, हाँ एएलएल। शी वाज टॉकिंग हाँ अबाउट बच्चे लोग एएलएल। में ना, बच्चे लोग में, हाँ बच्चे लोग में भी होता है, लेकिन जैसे अभी सुदीप ने बताया, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉजेस। एक्यूट ल्यूकीमिया भी हो सकता है पेशेंट्स को, थोड़ा बहुत एसिडिटीज हो जाता है बच्चे लोगों को, और वो बच्चे लोगों का जैसे कि ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट वगैरह शुरू हो जाता है ना, धीरे धीरे कम भी हो जाता है। कम हो जाता है बाद में। हम्म। अच्छा आपने स्लाइड दिखा दो अभी। ओके सो वी कैन सी द स्लाइड्स। हाँ, मिस्टर ए 45 इयर्स ऑफ ओल्ड, 45 इयर्स का एक बंदा, जिनका हम पहले से वो सीए स्टोमक का पेशेंट है विथ पेरिटोनियल मेटास्टेसिस। अभी वो कंप्लेन कर रहा है कि एब्डोमिनल पेन लास्ट 2 दिन से, और इसके बाद 2 दिन से इतना पेन बोल रहा था, बट आज बहुत ज्यादा पेन होने लग गया, तो जिसका वजह से उनका फैमिली मेंबर उनको हॉस्पिटल में लेके आया। अब यू आर ए ऑन ड्यूटी नर्स इन द ओपीडी ऑन दैट हॉस्पिटल। जिस हॉस्पिटल में वो पेशेंट को लेके आया, उस हॉस्पिटल में आप ऑन ड्यूटी नर्स हो। जब पेशेंट आया, तब आपका इमरजेंसी ओपीडी का डॉक्टर है, वो कोई इमरजेंसी कॉल अटेंड करने के लिए गया है। ठीक है, अब हाउ यू विल एसेस द पेन, सॉरी एसेस द पेशेंट, तो आप उस पेशेंट को किस तरह से एसेस करोगे, व्हाट यू विल आस्क टू द फैमिली मेंबर्स, आप घर वालों को क्या चीज पूछोगे, हाउ यू विल हैंडल द सिचुएशन, आप किस तरह से वो सिचुएशन को हैंडल करोगे, एंड व्हाट यू विल रिपोर्ट टू योर डॉक्टर रिगार्डिंग द असेसमेंट। तो बाय द टाइम आपने ये सब कर लिया, इसके बाद डॉक्टर आया, तो डॉक्टर आने के बाद बोला सिस्टर ये पेशेंट आया नया करके, क्या है आपने देखा है क्या, तो आपने बोला हाँ देखा है, उसका क्या क्या है, तो आप क्या रिपोर्ट करने वाले हो? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हेलो सर, हाँ हाँ बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेन मैनेजमेंट करूंगी, पहले पेन को रिलीफ दूंगी, उसके बाद मैं पेशेंट का हिस्ट्री दूंगी। ओके, अच्छा बात। पेशेंट का हिस्ट्री लूंगी पहले, मतलब क्या हुआ, क्या मतलब स्टोमक में क्या सर्जरी हुआ है क्या, उसके बाद मतलब उसका पहले का रिपोर्ट देखूंगी, उसके बाद उसका बात करूंगी क्या हुआ, क्या खाया, वही उसके बाद तो डॉक्टर आने से बोलूंगी। ओके, और किसी ने कुछ इसको ऐड करना चाहता है?
किसने आंसर किया? थैंक यू सो मच जिसने भी हो। हाँ प्रिया, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैम सबसे पहले तो पेशेंट को हिस्ट्री लेंगे, लेने के बाद पेन मैनेजमेंट के लिए जो मेडिसिन होगा वह देंगे। ओके देने के बाद पेशेंट को और पेशेंट का अटेंडेंट को समझाएंगे। उसके बाद डॉक्टर को जितना जल्दी हो सके बुलाने की कोशिश करेंगे। ओके, और किसी ने कुछ ट्राई करना चाहता है इसमें? कौन बोलेगा कि सब दोनों ने बोला है कि पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, क्या हिस्ट्री लेने वाले हैं? प्रॉपरली बोलिए तो। पेन कब से स्टार्ट हुआ है, कैसे हुआ है, ओके और उसके बाद मेडिसिन देंगे। यहाँ पे फोकसिंग पेशेंट का इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, क्योंकि पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ एब्डोमिनल पेन, ठीक है। Yes, आप वहां पे जब फोकसिंग आपका इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, तब आप इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन रिलेटेड क्या चीज पूछोगे? खाना खाने से करेक्ट, वोमिटिंग हो हाँ जाता शिरींदर, है। करेक्ट। स्टूल पास किया कि नहीं, करेक्ट शिरीन। कॉन्स्टिपेशन पूछ सकते हैं। हाँ कॉन्स्टिपेशन पूछ ओके, सकता है, हाँ, ठीक है, गुड गुड। राइट राइट। देखो आप सब लोग को पता है आपको क्या क्या चीज पूछना है। हाँ फिर बोलो। और ठीक है? और एक चीज है ना, एक तो आपने कॉन्स्टिपेशन बता दिया, स्टूल हुआ है कि नहीं करके, और एक चीज, हाँ वॉमिटिंग, करेक्ट करेक्ट, वॉमिटिंग हो रही, नॉसिया वॉमिटिंग है क्या? वेरी राइट। लगा हुआ रहेगा तो फिर वो लगातार खाना नहीं खाना। हम्म, ओके गुड। Once the CD and DVD is arrived, क्या 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 समझा नहीं, किसी ने कुछ बोल रहा था। नहीं, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा विचलन, थोड़ा सा पास में आके बात कर लो। हेलो, कौन बात कर रहा था? शेरिन, निशा, जो भी है ना, थोड़ा सा आपका माइक है ना, थोड़ा सा पास में आके बात करना, ठीक है? मैम डाइटिंग हिस्ट्री ले सकते हैं कि 2-3 दिन पहले क्या खाया पिया है। जी ओके हाँ जी हाँ जी हाँ, वेरी राइट, गुड गुड। तो पानी ज्यादा से ज्यादा पी रहा है कि नहीं पी रहा है, पानी का अमाउंट कितना है पीने का। राइट। कितना दिन से पास नहीं हुआ है। कितना क्या हो दिन गया? से स्कूल पास नहीं किया? अच्छा अच्छा, कितना दिन से स्टूल पास नहीं किया है, राइट। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ओके। अच्छा, सो और आप उसके लोगों ने, साथ है ना पेन का भी पूछना है, कैसा वाला पेन हो रहा है पेशेंट को, हाँ ठीक है, वो बहुत जरूरी है। पेशेंट का तरीका, बहुत सारा टाइप ऑफ पेन बताया था ना, क्वालिटी ऑफ पेन है, जैसे कि बर्निंग सेंसेशन बताया, नहीं तो कोलिकी पेन है, प्रिकिंग टाइप पेन है, ऐसे बहुत सारा टाइप ऑफ पेन। पेशेंट को पूछना है आपका ये दर्द कैसा वाला दर्द है, ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि वो आपका जो कोलिकी पेन है, बेसिकली इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में 95% पेशेंट में कोलिकी पेन होता है। सो कोलिकी पेन का हिस्ट्री आपको वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएगा, आपका जो थिंकिंग है उसको। पर वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन एक था कि आप उस पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को क्या समझाओगे, कैसे डील करोगे? क्योंकि अभी तक आप लोगों को पेलिटिव केयर का बहुत सारा मिल गया, सो क्लासेस। सो अभी पेलिटिव केयर मतलब सिर्फ पेशेंट नहीं होता है, फैमिली मेंबर्स भी होता है। तो इस कंडीशन में जब पेशेंट का फैमिली मेंबर्स भी बहुत डिस्ट्रेस में रहेंगे, तो उस टाइम पे आप एज ए नर्स क्या करोगे? पेशेंट तो सर बेड में रहेगा, लेकिन अटेंडेंस को हम बाहर लेके आएंगे, अलग से बिठाएंगे, बिठा के उसका जो कंडीशन है
अगर उसका लैंग्वेज में बात करना है, बैठ के आई टू आई कांटेक्ट करके बैठ के बात करना है, उसके बाद उसका जो कंडीशन है ड्रॉ करके ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब एकदम ड्रॉ करके दिखा के मतलब बोलना है। ये तो लास्ट स्टेज है और मतलब उसको सिम्टम को हम लोग कंट्रोल कर सकता है, मतलब जो जो असुविधा है हम लोग उसको ठीक करने के लिए कोशिश कर सकता है, लेकिन इसका जो बीमारी है, बीमारी को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। वेरी ऐसा राइट। ये कौन है? शीला कुरी? हाँ मैम। शीला कुरी, आप कहाँ पर काम करते हो? आचार कैंसर हॉस्पिटल। हाँ, अच्छा। गुड गुड। थैंक यू सो बहुत ही मच, ठीक। बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ठीक से बताया। जो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कम्युनिकेशन करना है, कैसे करना है ना, बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया। ठीक है। और ये अंजलि साहू ने लिखा है, एक डाइट चार्ट देना है, वाटर इनटेक बारे में बताना है। ठीक है अंजलि, मैं एक बात पूछूं, ये पेशेंट जो वॉमिटिंग कर रहे हैं उनको वाटर दे सकते हैं क्या फिर हम? अंजलि, तो सब लोग ये ध्यान रखना है, जो पेशेंट उल्टी करते रहता है हम लोग उनको कुछ देने से, स्पेशली अभी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट होते, वी हैव टू पुट द पेशेंट ऑन राइल्स ट्यूब एस्पिरेशन। आजकल बहुत कम है राइल्स ट्यूब एस्पिरेशन, ओनली पैलिएटिव केयर में जब पेशेंट वो आखिर इसमें आ जाता है हम लोग डालता है, नहीं है तो वो भी बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसे वाले उसको पेशेंट एनपीओ को रखना है मैम। हाँ एनपीओ रखना है। वेरी राइट, वेरी राइट। ठीक है। इन केस ऑफ सिंपल जो पार्शियल ब्लॉकेज है, अच्छा। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें एक एक किताब में ऐसा भी मिला, सो मतलब ट्वाइस दिन में अगर 2 बार करके एब्डोमिनल जनरल मसाज करेंगे, बिकॉज ऑफ द मसाज भी वो स्मॉल स्मूथ मसल्स है ना, वो स्मूथ मसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन वो छोड़ देता है, मसल रिलैक्स हो जाता है, बहुत बार वो ओपन हो जाता है। मे भी किसी ने ट्राई किया होगा, उनको पता चल गया होगा इससे। ओके, सो और कोई क्वेश्चंस? किसी को और कुछ पूछना है? I think we can wrap up the अच्छा, या सानिया, तो सानिया था क्या कि सिनी था, कौन था? हेलो, एक्कोबैलियम कोई भी नहीं है क्या? Yes, ma'am. We are here only. Actually, I'm No, I having a think, bit of cold. yeah, I think we can wrap up because there are no questions and nobody today. But anyway, we gave a small presentation और participants भी अच्छे से participate किया है, यही एक पॉजिटिव चीज है इसमें। अच्छा, बिफोर वाइंडिंग अप मुझे कुछ वो बोलना था आप लोगों को। आप लोगों को जब सबको इतना एक्सपीरियंस है, जो भी अभी बात की, अनिशा, सारिका, शिरीन, शिल्पा, अंजलि, प्रिया, आप लोगों को सबको इतना एक्सपीरियंस भी है, आप लोग ऐसे जगह में काम कर रहे हैं, महावीर सेंटर में काम कर रहे हैं, कोई तो कशार कैंसर इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। आप लोग अपना तरफ से असाइनमेंट पेशेंट को, कोई भी ऐसे वाला पेशेंट को ले लो, असाइनमेंट लिखो और भेजो। ये मत सोचो कि मैं क्या कहेगा, कौन सी पेशेंट को लो, मैं ऐसे लिख किया तो इन लोग क्या सोचेगा, मुझे तो ठीक से मालूम नहीं, ऐसे बात कभी सोचना नहीं है। देखो जब तक आप लोग ये सब नहीं लिखेगा आप लोग नहीं सीखेंगे। ये एक जगह है जहां पर हम लोग सीख रहे हैं कुछ कुछ चीज। अभी जैसे कि शिल्पा ने बोला, देखो कितना अच्छा से बोला कि कम्युनिकेशन में हम लोग ऐसे ऐसे कम्युनिकेट करना चाहिए फैमिली के साथ, उनको अलग से लेकर जाना, बिठाना है, उनसे ये बात करना है, उनको बोला कि बीमारी ठीक नहीं कर सकता लेकिन अभी जो सिम्टम्स है हम लोग ठीक करेंगे। ये सब आप लोग ने यहाँ पर सीखा है, इसलिए तो आप बता पा रहे हैं। तो ये एक चीज है ना, आप लोग ये करो कोई भी एक पेशेंट का, बैड पेशेंट्स को भी ले लो, बैड पेशेंट्स मतलब मेरा सेंस है बहुत सारा मुश्किल वाला पेशेंट को भी आप लोग एक असाइनमेंट लिखो, असाइनमेंट लिख के आप पैलियो में भेज दो, ताकि हम लोग नेक्स्ट सेशन में वो ले सकता है। ये नहीं सोचना कि आज जीए में इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, मेरे पास तो कोई केस नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा कोई केस कर लो, कम से कम कुछ केस तो होगा हमारा पास। ठीक है,
मैम अगर एब्डोमिनल पेन रहेगा इनमें कोई मसाज नहीं करना है। नहीं करना। मैं अगर मसाज का बोल रहा था तो वहां पे और एक बात भी था, मैंने बोला इफ इट इज पार्शियल में इतना एब्डोमिनल पेन नहीं रहता है, ठीक है। पार्शियल में इफ द पेशेंट अगर सॉलिड फूड ले लेता है तभी पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होता है। सेमी सॉलिड और लिक्विड डाइट अगर लेता है पार्शियल में, सो पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो उस टाइम पे उसको बरकरार रखने के लिए, ताकि वो फंक्शनल में रहे, तो उसमें माइल्ड मसाजिंग कर सकता है। वो एक बुक में लिखा है, बट आई डोंट नो द मतलब उसका कितना इफेक्टिविटी है, बट ओके। वो बेसिकली पार्शियल में ही होगा, कंप्लीट में नहीं हो सकता है। ठीक है। तो आप लोग कृपया करके, मेरा गुजारिश ये है कि अगले सेशन में आप लोगों का असाइनमेंट्स होना चाहिए, कोई भी एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आप लोग ये काम करो, प्रेजेंटेशन बनाकर भेज दो। तो अभी भी बहुत सारा सेशन है ना, तो सेशन में हम लोग डाल देंगे, ठीक है। क्या हो गया दीपा कुमारी? हेलो दीपा, आप लोग हम लोग कुछ सुनाया नहीं, आपने क्या बोला करके? आपका नेटवर्क इतना अच्छा नहीं लग रहा है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, हाँ ओके मैम। मेरे हिसाब से सब जितना भी पार्टिसिपेंट्स है उन लोगों का दो ही मकसद होना चाहिए। आइदर सबको तो प्रेजेंटेशन लाना ही है, प्रेजेंटेशन अगर नहीं होगा तो आप लोग ना जो सीखा है थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है उसका कोरिलेशन नहीं होगा। कोरिलेशन होगा तभी बात में बात बनेगा, आपका जो एक्सपीरियंस है वो देखेगा। किसी जगह में अगर आपको समझने में तकलीफ आ रहा है तो उसको क्लियरिफिकेशन हो सकता है। तो और आप लोगों का एटीट्यूड दो ही होना चाहिए। एक तो है कि मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, और नहीं तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दो चीज का एक ही हो सकता है। यहाँ पे हम सब लोग सीखने के लिए है, तो आपका प्रेजेंटेशन से सिर्फ आप नहीं, यहाँ पे जितना लोग है सब लोग सीख रहा है नया चीज। बिल्कुल, थैंक यू सुदीप सर। और बात ये है कि कभी ये मत सोचना कि मैंने कुछ गलत लिख लिया तो क्या होगा, बिल्कुल ये सोचना मत। क्योंकि एक तो बात ये है कि प्रेजेंटेशन हमारे सेशन में आने से पहले हमारे जो स्टेला मैम है, या फिर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सुदीप सर भी है हमारे साथ, तो इनमें से कोई उसे जरूर वेट करेंगी, चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या है, क्या कुछ ऐड कर सकता है, कुछ इम्प्रूवमेंट अगर हो सकता है तो क्या हो सकता है। तो ये बिल्कुल हम चेक करके ही हम ले देते हैं। वो और रिफाइंड होके आता है तो वैसा हाँ प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल। तो अगर आपको लिखने में कुछ दिक्कत हो रही है, जैसे आपको ये डाउट हो रहा है कि क्या मैं ये पॉइंट में ये डाल सकता हूँ या फिर ये पॉइंट मुझे डालना है कि नहीं, तब भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सबके नंबर ग्रुप पे हैं, आप आप कॉल कर लीजिए, कॉल करके नहीं मिल रहा है तो मैसेज डाल दीजिए, या फिर हमारे मेल आईडी आपको पता है tips@palliumindia.org, उस पर मेल कर दीजिए। बिल्कुल, हम वी विल गेट बैक टू यू। तो बस हमारे भी मकसद यही है। पहले तो हम आप में से कई लोगों को पता होगा कि पहले हम इंग्लिश में करते थे ये प्रोग्राम, अब हिंदी में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ज्यादा समझ लिया। क्योंकि इंग्लिश में बोलते बोलते हमारे कई फीडबैक्स आए थे कि हम समझ नहीं पा रहे, पूरी बात समझ नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि समझ नहीं पा रहे, लेकिन पूरी बात समझ नहीं पा रहे, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा था। इसलिए हमने अब ये हिंदी का प्रोग्राम शुरू किया है। तो ये पहला प्रोग्राम है और आप पहले बैच के पार्टिसिपेंट्स हैं। आपकी तरफ से जो फीडबैक आएगा, आप जितने सीखेंगे उसी के हिसाब से हम ये सोचेंगे कि आगे ये क्या करना है। तो इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं कि अपना थोड़ा टाइम दे दीजिए, क्योंकि टाइम तो थोड़ा लगेगा ही। एक पेशेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसके केस हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, उसके क्या क्या मेडिटेशन है ये देखना पड़ेगा। थोड़ा टाइम इस पे डालिए। तो टाइम डाल के आप अपना केस प्रेजेंटेशन हमें भेजिए, ताकि जो आगे के बैचेस है उनको भी ये बहुत हेल्पफुल रहे।
सुनिए, जयश्री श्याम उन्होंने लिखा कि शी वाज नॉट एबल टू जॉइन बिकॉज टेलीकास्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, वेदर का कुछ प्रॉब्लम है करके, लेकिन वो प्रेजेंटेशन भेजा है, लिखा है, ठीक है, जरा देख लेना। ठीक है मैम, देख लूंगी। तो ठीक है, फिर जब अगर कुछ नहीं है तो वी विल वाइंड अप today's session. Okay, thank you all the participants. Thank you Sudeep. Thank you, ma'am. And thank you so much, and thank you all the participants to be patient. And आप लोगों को कुछ भी डिफिकल्टीज हो, आप पेलियम इंडिया में आपका क्वेरीज भेजो। हाँ, हम लोग एकदम कोशिश करेंगे आपके पास उसका आंसर पहुंचाने को। एंड स्टेला मैम भी कनेक्टेड रहेंगे, हम तो कनेक्टेड है ही। सो ठीक है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सुदीप सर, बहुत धन्यवाद आपका। हम समझते हैं वीकेंड है, टाइम बिल्कुल डे के 20 में है, फिर भी आप इतने टाइम ले रहे हो हमारे बैच के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड थैंक यू स्टेला मैम फॉर कनेक्टिंग, फॉर फैसिलिटेटिंग ऑल दिस। आज हमें आपका असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस मिल चुके हैं, तो वो भी हम 1 या 2 दिन में रिलीज कर देंगे स्टेला मैम। तो send me all the PPTs है, क्योंकि उसी के हिसाब से आई कैन सीनियर भेज देंगे आपको, सीनियर भेज देंगे। अच्छा, तो आपका नाम क्या है, भूल गया मैं फिर। श्रीप्रिया। अच्छा, यू आर श्रीप्रिया, ओके ओके, आई गेट ऑल कंफ्यूज्ड। श्रीप्रिया, ओके, कोई थैंक यू बात सो नहीं, मच आप कोऑर्डिनेटर के द्वारा पहचान ही काफी है। ओके देन, थैंक यू ऑल सो मच, बाय बाय। Thank you. So with that note, this is Shripriya along with Mr. Sudeep and Lieutenant Stella signing off from the Tips Eco Hub. See you in the next session. Till then, everyone, take care. Bye bye.